हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण के टॉप 30 क्वेश्चंस। इसमें जो है 15 आपके जो है कंटेंट होंगे, 15 क्वेश्चन आपके जो है पेडागॉजी के होंगे। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। और ये सारे क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी कि ऑनलाइन जो एग्जाम हुए थे 2022 में, ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। ओके, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल फ्री में आपकी जो है सीटेट एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी और फॉर्म आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। दिसंबर लास्ट में आपका एग्जाम है, तो तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्योहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की थोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती हैं। ढोल की ताल पर लोग बांस की डांडियों को जमीन पर पीटते हैं और बांस की डांडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य कौन सा है? ये सारे राज्य के नाम हैं, चार राज्य हैं, मिजोरम, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, और विशेषताएं यहां पे दी गई हैं। तो वो कौन सा राज्य है? देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े बड़े और बिल्कुल इजी होते हैं क्वेश्चन। जब आप लोग बहुत सारी क्लासेस देख लेंगे, बहुत सारे सेट आप लोग लगा लेंगे, तो ये क्वेश्चन रट जाएंगे आपको। ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो सारी जो विशेषताएं लिखी हुई हैं, जैसे हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग जो है फसल पकने के पश्चात जो है त्यौहार मनाते हैं और साथ में क्या करते हैं? खाना खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। तो वो राज्य आपका जो है डियर, वो राज्य है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम है। ओके, यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये बिल्कुल रियल आपके क्वेश्चन है, रियल। ओके, पूरी वीडियो आपको जरूर देखना है। अगला प्रश्न देखिए ईवीएस में क्या है, जितना जैसे सिलेबस में जैसे आपका टॉपिक है, जैसे आपका पक्षी हो गया, पशु हो गया, आवास हो गया, भोजन हो गया, इनसे मतलब प्रश्न आने ही आने हैं। सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं सीटेट का, बट जितना जैसे ईवीएस का ले लें, जितना टॉपिक दिया है उनसे मतलब क्वेश्चन आना ही आना है। अब 15 आपके एनसीईआरटी आते हैं, 15 आपका कंटेंट पेडागॉजी आता है। तो जो कंटेंट में जो चैप्टर आपके हैं तो उनसे क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। और जो कंटेंट वाले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो उसी से रिलेटेड पेडागॉजी में पूछ लेता है, बट उसमें क्या होता है, थोड़ा सा घुमा देता है, रहते क्वेश्चन वही हैं। ओके, चलिए, यहां पे क्या है, वृक्ष से है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या है यहां पे? देखिए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। ये जो आपका खेजड़ी वृक्ष है ये रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, ये कम पानी में जो है हो जाता है खेजड़ी वृक्ष। आगे देखिए यहाँ पे, इसकी छाल क्या है? इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में टाइप किया था कम्युनिटी पोस्ट पे, बहुत सारे लोग उसका आंसर जवाब दिए थे, बहुत सारे मतलब सही लोग जवाब दिए थे उसका। तो यहाँ पे सी वाला भी सही है। जो खिजड़ी वृक्ष की जो छाल होती है उसका प्रयोग दवाई बनाने में किया जाता है और इसकी जो लकड़ी होती है इस वृक्ष की, उसमें कीड़ा कभी भी नहीं लगता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। तो ध्यान रखना, ये आपका गलत है। तने में जो पानी एकत्र होता है वो वृक्ष आपका रेगिस्तान ओक है। कौन सा वृक्ष है? रेगिस्तान ओक। वो जो है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, उसके तने में पानी जमा रहता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। ओके, यह वृक्ष छायादार नहीं होता है। तो खेजड़ी जो वृक्ष होता है ये छायादार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आपके गलत कौन कौन से थे। गलत आपका डी वाला था, ई वाला था। ठीक है, अब डी ई देख लीजिए, इसमें है तो ये गलत हो जाएगा, ई इसमें है तो ये गलत हो जाएगा, ई इसमें है तो ए बी सी आपके सही हैं। ओके, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, ज्वाइन हो जाना। इस क्लास को देखने के बाद कभी भी आप लोग उस पीडीएफ को रीड कर लेना, सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। मोम, कोलतार, ग्रीस हो गया, पेंट, प्लास्टिक, रेयन, एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल, किरोसिन, डीजल, मैथेन। बताइए यहाँ पे 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनना है आपको। जितने भी आपके ग्रुप हैं एचडी ग्रुप, उनमें इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके और बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। एजुकेशन भी साहिल यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपनी जो है सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन स्कोर आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह जो आपके हैं डियर, वो कौन कौन से हैं? मोम, कोलतार, ग्रीस हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में मैप से क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन। एक तो ये दिशा वाला जरूर आएगा कि इतना दाएं चला, इतना बाएं चला, तो अब बताइए कौन सी दिशा में जा रहा है, घर से दूरी कितनी है, स्कूल से दूरी कैसे है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए ट्रेन, 100% आपके एग्जाम में एक ट्रेन वाला प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, प्रश्न पढ़िए फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कोई लड़का वलसाड से नगर कोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक जो है ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 बजे वलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे जो है नागरकोइल पहुंच गई। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की यहाँ पे औसत चाल आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुल आपको समय आपको ज्ञात करना है कि कितने जो है समय ये ट्रेन चली और कितने बजे रुकी, टोटल आपको समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखना 12 तारीख को ये जो है 17:30 पे ट्रेन चली। ठीक है, 12:30 पे, तो यहाँ पे 18:30 हो जाएगा, 19:30 हो जाएगा, 20, 21, 22, 23, यानी कि आपका इधर हो गया कितना, 6 घंटा आपका इधर हो गया और 30 मिनट इधर। ठीक है, 30 मिनट 12 तारीख को ही। अब 13 सितंबर को पूरा 24 घंटा ले लीजिए। अब यहाँ पे 6 घंटा 30 मिनट और 24 घंटा, तो टोटल जब ऐड करेंगे तो आप लोग कितना आके आ जाएगा, 35 घंटा, 35.5 घंटा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ट्रेन की औसत चाल क्या है। तो टोटल ट्रेन कितनी चली थी, 2059 किलोमीटर, 2059 किलोमीटर ट्रेन चली और यहाँ पे 35.5 घंटा से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जब आप लोग इसे डिवाइड करेंगे तो टोटल जो निकल के आएगा कितना आएगा, औसत चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, डिवाइड करना तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए मैथ में स्कोर करना है तो बेसिक मैथ तो आपको आनी चाहिए, जोड़ घटाना, एलसीएम एचसीएफ निकालना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको, फ्रैक्शन वगैरह। ओके, चलिए तो यहाँ पे 58 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा औसत चाल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है? बताइए सब लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, 50 लाइक इस वीडियो में होनी चाहिए। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है? सभी को गुड आफ्टरनून डियर, सभी को गुड आफ्टरनून। देखिए जितना भी चैप्टर है सिलेबस में, चाहे वो ईवीएस का हो चाहे मैथ का हो, हर एक चैप्टर में करवाऊंगा। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग बुक वगैरह नहीं ले पा रहे हैं तो पूरा कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, तो आप लोग नोट्स बना लेना आप लोग। तो वो जो परियोजना है, वो जो मिशन है कौन सा है, वो आपका है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, यानी कि गंगा एक्शन प्लान। यहाँ पे 66 का तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देखना, भोजन के निम्नलिखित समूह में से जो है उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। यहाँ पे अंडे, दालें, मछली है, बादाम, मक्का, दूध है, संतरा, मक्खन, अंडे हैं, दही, दूध, चावल हैं। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? 67 का जवाब दीजिए। भोजन के निम्नलिखित समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हों। तो वो आपका हो जाएगा अंडे,
दाल और मछली। यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब में क्या होती हैं, प्रोटीन पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो है हमारे देश में के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। वह कौन सा युगल है जो एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है? नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत में कुल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम आपको याद होना चाहिए। एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, 4 राज्य की इस मतलब नाम दे दिए जाते हैं ऑप्शन में। अब उसमें से ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है या तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है। तो जितने भी भारत के राज्य हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन सा राज्य है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, और टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। चलिए, और लास्ट में जो बने हैं उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए, सबसे लास्ट में। तो वह युगल आपका है डियर, वो ये वाला है, अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी। यहाँ पे 68 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। यह क्वेश्चन बहुत आता है, बंगाल की खाड़ी वाला और अरब सागर वाला, कि कौन कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी पर हैं और कौन कौन से अरब सागर पर हैं। इनको मैं बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। ये 2 नंबर आपके फिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। एक आएगा या तो बंगाल की खाड़ी पूछ लेगा कि कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी में है और कौन सा अरब सागर में है, तो इनको नोट करिए आप लोग फटाफट। तो सबसे पहले मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूं, यहाँ पे 69 का जो सही होगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो नोट करिए सभी लोग, जैसे एक नोट करिए पॉइंट, बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य, तो वो राज्य आपके जो हैं तमिलनाडु हो जाएंगे। फटाफट नोट करिए सभी लोग। ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, जैसे मैं बीच बीच में जो भी दिखाता जाऊं। तमिलनाडु हो गया और आपका आंध्र प्रदेश हो गया, एपी आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद आपका जो है उड़ीसा हो गया। ये सब जो है बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य हैं। उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल, ओके, वेस्ट बंगाल। तो ये आपके बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य हैं। अब अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया, शॉर्टकट में मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना जैसे भी नोट करना हो। अरब सागर से लगने वाले राज्य आपके गुजरात और महाराष्ट्र हो गया, और गोवा हो गया, और कर्नाटक हो गया, और आपका जो है केरल हो गया। तो ये आपके जो है अरब सागर से लगने वाले राज्य हैं, और ये आपके जो है बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य हैं। तो इनको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए सब लोग। ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन इससे आना ही आना है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के नोट कर लेना। और एक कॉपी बना लीजिए, जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें, जिनको मैं बताऊं कि हाँ इसको नोट कर लीजिए, उसको आप लोग नोट कर लिया करें, ओके ना। चलिए, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपकी मैं तैयारी करवाऊंगा। चलिए, अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से राज्य के ये समीपवर्ती राज्य हैं या सीमा बनाते हैं या नहीं आते हैं। मैप से मतलब बताया ना स्टार्टिंग में भी कि मैप से क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में। यहाँ पे पूछ लिया कि मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन से हैं, तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। आपके वॉलपेपर में आज से मैप लग जाना चाहिए। क्या लग जाना चाहिए? मैप। और देखते रहा करें कि कौन सा राज्य किससे जो है अपनी सीमा बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है, ओके। चलिए, 1 नंबर अगर आपको लेना है तो, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं? निमोनिया, डेंगू, खसरा, मलेरिया। तो बताइए कौन से रोग हैं जो मच्छरों के द्वारा जनित होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करो, बहुत ही कम लाइक हो, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। तो यहां पे देखना, जैसे आपका डेंगू हो गया, ये मच्छर से फैलता है। मलेरिया आपका क्या हो गया, ये भी मच्छर से फैलता है। और भी जैसे चिकनगुनिया हो गया, वो भी मच्छर से फैलते हैं। तो यहाँ पे बी डी है, तो आपका डी आपका सही हो जाएगा, ओके। चलिए, किसी परितंत्र में निहित है एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, या एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, या एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, या एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक दोनों। बताइए सब लोग,
किसी परितंत्र में निहित हैं। और भी सब्जेक्ट की क्लास होगी, डोंट वेरी, हर एक सब्जेक्ट की जो है क्लास होगी, बिल्कुल फ्री में आप लोग तैयारी करेंगे, तो परेशान मत होइए आप लोग। तो किसी परतंत्र में जो निहित होता है वो आपका होता है एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और एवं भौतिक कारक दोनों होते हैं, ठीक है, निहित होते हैं एक परतंत्र में। राज्य और राज्य नत्र के जो है सही युग्म का चुनाव करना है। देखिए यहां पे कत्थक और इस सामने क्या है, कर्नाटक, तो कत्थक जो है कर्नाटक का नहीं है, लावड़ी तमिलनाडु का नहीं है, कुचिपुड़ी यहाँ पे आंध्र प्रदेश का है, बाकी सब आपके गलत थे। कत्थक आपका उत्तर भारत का हो जाएगा, लावड़ी आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश का है। तो 73 का आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके ना। चलिए ये बुइया, बुइया आपका जो है अरुणाचल प्रदेश का है, कत्थक आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पे डी आपका सही था केवल, ओके। जैसे यक्षगान कर्नाटक का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा घर गैस नहीं है, बताइए कौन सा एक पौधा घर गैस नहीं है। CO2, N2, N2O, CH4। तो यहां पे आपका N2 नहीं है, पौधा घर नहीं है, ठीक है। 74 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ना, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधिपत्र यानी कि समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है क्योटो संलेख या मॉन्ट्रियल संलेख या पेरिस संधि या दोहा संधि। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, जवाब दीजिए आप लोग। तो वो आपका है मॉन्ट्रियल संलेख, ओके। यहाँ पे आपका 2 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी। अगला प्रश्न देखिए, ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षा की सहायता करेंगे। अब ये आपके पेडागॉजी ये प्रश्न है, अब कंटेंट आपके हो गए हैं। कंटेंट में क्या होगा, रट के भी जाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे रटने ही वाले, तो मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाले ये राज्य हैं, अरब की सागर से लगने वाले ये राज्य हैं, तो ये अब आपको इसमें समझना होगा थोड़ा सा समय। अगर आपका कंटेंट सही है, कंटेंट अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो पेडागॉजी भी आप लोग सही से कर लेंगे, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखना आप लोग, ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे किसमें किसमें, यहाँ पे देखना, विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल जो है ज्ञात करने में, या जो है ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, या ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। तो बताइए नैदानिक परीक्षण जो है किसमें सहायता करेगा शिक्षक को ज्ञात करने में। 76 का जवाब दीजिए सब लोग। ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षा की सहायता करेंगे, तो ये जो है सहायता करेंगे ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, और जो है ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। तो डी आपका सही हो जाएगा, तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है शिक्षकों का उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, या शिक्षण में कवियों को पहचानने में, या मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, या विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, या उपयुक्त करने में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। बताइए सब लोग कौन कौन सा सही है। 77 का जवाब दीजिए। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर मॉर्निंग वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो है वो, जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग। 77 का कौन सा सही हो जाएगा बताइए सब लोग। तो यहाँ पे देखना आपका ये सही होगा और ये सही होगा ये, ठीक है, कि शिक्षकों का उनके शिक्षण के प्रभाव में के जो है संदर्भ में प्रतिपुष्टि देना, और शिक्षण के कमियों में, शिक्षण में जो है कमियों को पहचानने में, और विद्यार्थियों का अधिकांश अंतराल को ज्ञात करने में। यहाँ पे ABD आपका सही होगा, तो यहाँ पे दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे डियर। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अप्रेक्षेपित जो है शिक्षण सामग्री है, चार्ट, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप या एपीडीएस्कोप। बताइए सभी लोग। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी
एक जो है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। तो वो आपका है चार्ट। क्या है? चार्ट। एक जो है अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, श्री रोहन ने विषय जल का जो है संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। यह वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर जो है ऊपर उठाना चाहता है, या जो है वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन कर सके। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे फटाफट। सभी को गुड आफ्टरनून। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 50 लाइक कंप्लीट होनी चाहिए इस वीडियो में आज की। तो श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का जो है क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है कि वह जो है विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील जो है बनाना चाहता है। तो यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देखना आप लोग। ईवीएस की पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बनाई गई है। ईवीएस की पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बनाई गई है अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में, या अधिगम के समाकालित परिप्रेक्ष्य में, या अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में, या अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। 80 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे सभी को। ईवीएस की पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बनाई गई है अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। यहां पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय जो है शिक्षा को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, या भूमिका निभाने से, या कठपुतलियों के उपयोग से, या समूह कार्य से। बताइए सब लोग। 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से बचना चाहिए। उनको बल्कि जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को कभी दंड नहीं देना है, ना ही जो है उनको हतोत्साहित करना है। हमेशा उनकी मदद करना है आपको, ठीक है? प्रोत्साहित करना है, अवसर देना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको, ठीक है? चलिए, विद्यार्थियों के लिए जो है ईवीएस पाठ्यक्रम के में जो है विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है। ध्यान से पढ़ना। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है। तो वो कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से उपविषय हैं, ये आपको बताने हैं। बताइए सब लोग। विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उपविषयों का चयन किया गया है। तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए जो है किया गया है। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझाव का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 83 का? का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय या उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। तो वो है आपका आश्रय, ठीक है, घर। ओके, चलिए बहुत अच्छे। ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है चर्चा, साक्षात्कार, या सर्वेक्षण और चर्चा, या प्रयोग। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी 2021 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ओके, 84 का यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर्वेक्षण और चर्चा। चलिए अगला प्रश्न।
विद्यार्थियों के पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? पचासी का जवाब दीजिए सभी लोग। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो वो आपका प्रासंगिक अनुभव महत्वपूर्ण है, अत्यंत। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए ना, एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक जो है सहकर्मी आकलन रुब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? भागीदारी, नेतृत्व या सहयोग या हदबंदी? 86 का जवाब दीजिए सब लोग। वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग। तो भागीदारी होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, सहयोग, हदबंदी नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर जो है प्रदान करता है? बताइए। बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, या प्रयोग, या साक्षात्कार, या जो है सर्वेक्षण? 87 का जवाब देना। मैं कल की क्लास में बताया था ना, जहाँ पे भी आपको जो है जैसे ऑप्शन में अवसर दिख जाए, प्रोत्साहित दिख जाए, सक्रिय दिख जाए, ये आपके जो हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। ये अगर देखने को मिलता है अवसर, सक्रिय, प्रोत्साहित, तो तुरंत टिक कर देना है, वो 100% आपका सही हो जाएगा। प्रोत्साहित है ना, यही आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, ईवीएस में जो है किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? चर्चा, समूह चर्चा, या प्रदर्शन, या व्याख्यान, या फिल्म शो? एक बार फिर से प्रश्न देखना कि ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? समूह चर्चा, प्रदर्शन, या व्याख्यान, या फिल्म शो? 88 का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए हैं समूह चर्चा, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? अवलोकन कौशल, याद रखने का कौशल, दृश्य कौशल, या पहचानने का कौशल? 89 का जवाब देना सभी लोग। ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन कौशल। अगला प्रश्न देखना, लास्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? समूह चर्चा से, या स्कूल अधिगम आकलन से, या विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, या सामुदायिक स्थानों का भ्रमण से? बताइए। कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? समूह चर्चा से नहीं, स्कूल आधारित आकलन से नहीं, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, ये नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। और ये थी आज की क्लास ईवीएस की। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आप लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, अगर सीटेट पास करना है तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना होगा, ठीक है ना, पीवाईक्यू। चलिए क्वेश्चन ये है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? 1900, ऑप्शन देखना, 1972, या 1960, या जो है 1962, या जो है आपका 1973। जब भी भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, आप लोग आंसर अपना बताइएगा। ओके, तो अपना स्कोर भी आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोग काउंट कर रहे थे तो कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो बस ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना बताना कि आप लोग अपेयरिंग में हैं अभी, या डीएलएड बीएड कंप्लीट कर चुके हैं।